हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विजय कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल इको स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में हम इको सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस इको सिस्टम टॉपिक से हर साल यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, इको सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपसे बहुत सारे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये जो इकोसिस्टम वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इको एंड सिस्टम। इको एंड सिस्टम। इको का मीनिंग होता है एनवायरमेंट। इको का मीनिंग होता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट। इससे ये पता चल रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट का कोई एक सिस्टम है। हमारे इन्वायरमेंट का कोई एक सिस्टम है, या हमारे नेचर का कोई सिस्टम है, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। हमारे इन्वायरमेंट या हमारे नेचर का कोई एक सिस्टम, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो सिस्टम वर्ड है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि सिस्टम क्या होता है। एक्चुअली सिस्टम क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। सिस्टम इज ग्रुप ऑफ थिंग्स। ये कई चीजों का समूह होता है। एक सिस्टम में कई सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं और मिल करके कोऑर्डिनेशन बना करके वो कोई काम को अंजाम देती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, आपके हाथ में जो मोबाइल है, आपका मोबाइल, वो भी एक सिस्टम है, क्योंकि आपके मोबाइल में बहुत सारे पार्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं और वो एक कोऑर्डिनेशन बना करके काम कर रहे हैं। ओके, अगर आपके मोबाइल का कोई पार्ट अगर डिस्टर्ब हो जाए, खराब हो जाए और वो काम करना बंद कर दे, तो ये जो सिस्टम है, मोबाइल सिस्टम, वो पूरा काम करना बंद कर देगा। ओके, ठीक इसी तरह हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे नेचर में भी एक सिस्टम है। ओके, एक सिस्टम है और इसमें कई सारे पार्ट, कई सारे कंपोनेंट आपस में जुड़े हुए हैं, और इसमें से अगर कोई एक कंपोनेंट भी डिस्टर्ब होता है हमारे द्वारा, जो हमारे डे बाय डे एक्टिविटी हम कर रहे हैं, उन एक्टिविटी के द्वारा अगर हमारे नेचर या हमारे एनवायरनमेंट का कोई भी पार्ट अगर डिस्टर्ब होता है, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे नेचर में या हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे इकोसिस्टम में कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपस में जुड़ करके कोऑर्डिनेशन बना के काम करती हैं और इकोसिस्टम बनाती हैं। ओके, तो हमारे नेचर में या हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीजें होती हैं, ब्रॉडली हम उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो भी चीजें हमारे नेचर में है या हमारे एनवायरनमेंट में, वो या तो लिविंग है या तो नॉन लिविंग है। वो या तो लिविंग है या तो नॉन लिविंग है। जो भी चीजें लिविंग है उसको हम बायोटिक कहते हैं। जो भी चीजें लिविंग है उसको हम बायोटिक कहते हैं, जैविक। और जो भी चीजें नॉन लिविंग है उसे हम एबायोटिक कहते हैं। उसे हम एबायोटिक कहते हैं, अजैविक। ओके, अब इस लिविंग पे ध्यान दीजिए। जो भी चीजें लिविंग है हमारे इन्वायरमेंट में, नेचर में, वो क्या क्या है? वो या तो प्लांट्स है, वो या तो प्लांट्स है। ओके, वो या तो प्लांट्स है। हमारे नेचर में जो भी चीजें हैं वो या तो प्लांट्स है या तो एनिमल्स है, और क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यही चीजें लिविंग है, या तो प्लांट्स है या तो एनिमल्स है या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन? हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ऑमनिवोर्स। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं। ये सब हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो जो एनिमल्स होते हैं वो भी प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे ग्रासहोपर। ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे फ्रॉग, टर्सरी कंज्यूमर जैसे स्नेक। ओके, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है और ये टर्सरी कंज्यूमर है। ओके,
दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर एंड दिस इज टर्सरी कंज्यूमर। क्लियर? और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक, तो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी लिविंग चीजें हैं वो या तो प्लांट है, या तो ये एनिमल्स है, या तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके, या तो प्लांट है या एनिमल या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और जो नॉन लिविंग चीजें हैं वो क्या क्या है? जो नॉन लिविंग चीजें है वो सन है। ओके, सनलाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, ग्रेविटी। ओके, और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। सॉइल में कौन सी नॉन लिविंग चीजें हैं? सॉइल, वाटर। ओके, सॉइल टेम्परेचर, इस सॉइल कोई टेम्परेचर होता है, सॉइल पीएच होता है, और इस सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। बहुत सारे माइक्रो मिनरल्स होते हैं जैसे कॉपर, जिंक, निकिल, कोबाल्ट, आयरन एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारी चीजें लिविंग है और ये सारी चीजें नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग, ये एरियल इन्वायरमेंट, एयर वाला इन्वायरमेंट में ये सारी चीजें नॉन लिविंग, और ये सॉइल इन्वायरमेंट, इसमें ये सारी चीजें नॉन लिविंग, और ये सारी चीजें क्या है? लिविंग चीजें हैं। ओके, तो हमारे नेचर में यही सारी चीजें पाई जाती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, एक इंटरेक्शन करती हैं, ये आपस में रिलेटेड रहती हैं, ये आपस में इनका एक रिलेशन होता है। ओके, और यही क्या करती हैं? एक सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। कैसे करते हैं? आप चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्लांट जो है अपने सर्वाइवल के लिए अपना फूड खुद बनाता है, जिसको हम एक प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसके लिए ये प्लांट सनलाइट पे डिपेंडेंट होता है। एटमॉस्फेयर से ये प्लांट CO2 एब्जॉर्ब करता है। ओके, सॉइल से ये प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है, बहुत सारे मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, फास्फोरस को फास्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। ओके, बहुत सारे मिनरल्स ये एब्जॉर्ब करता है, CO2 एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। क्लियर? तो अपने फूड के लिए, अपना फूड के फॉर्मेशन के लिए प्लांट किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है? सनलाइट से, एटमॉस्फेरिक CO2 से, सॉइल वाटर से, मिनरल से। मतलब इस प्लांट का रिलेशन किससे है? ओके, ये नॉन लिविंग चीजों से है। इस लिविंग चीज का इंटरेक्शन, इस लिविंग चीज का जो रिलेशन है वो किससे है? नॉन लिविंग चीजें। ये जो नॉन लिविंग चीजें जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक CO2, प्रेशर, ओके, ये सॉइल वाटर मिनरल्स, इन सारी चीजों से ये इंटरेक्टेड रहता है। मीन्स ये लिविंग चीज का रिलेशन किससे होता है? नॉन लिविंग से। इस लिविंग चीज का रिलेशन किससे होता है? नॉन लिविंग से। मीन्स जो लिविंग कंपोनेंट, जो बायोटिक कंपोनेंट होता है, इसका इंटरेक्शन या इसका रिलेशन किससे होता है? नॉन लिविंग चीजों से होता है। किससे होता है? नॉन लिविंग चीजों से होता है। ओके, इसी तरह के इंटरेक्शन से जो सिस्टम बनता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम कहते हैं द सिस्टम विच इज डेवलप्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग कंपोनेंट विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। वह सिस्टम जो बायोटिक या लिविंग कंपोनेंट का नॉन लिविंग कंपोनेंट के इंटरेक्शन से बनता है, रिलेशन से बनता है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ऐसा सिस्टम जो बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट के इंटरेक्शन से बनता है, रिलेशन से बनता है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इस लिविंग कंपोनेंट का इंटरेक्शन या इस प्लांट का इंटरेक्शन या इस बायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन इस नॉन लिविंग कंपोनेंट से ही सिर्फ नहीं होता है, इसका इंटरेक्शन बाकी अदर ऑर्गेनिज्म, बाकी अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनका आपस में भी इंटरेक्शन होता है। कैसे? जब ये फोटोसिंथेसिस करता है और फूड का फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज के फॉर्म में C6H12O6, ये ग्लूकोज प्लांट के डिफरेंट पार्ट में आकर के स्टोर हो जाता है एज ए फूड मटेरियल, एज ए फूड मटेरियल। ओके,
और ये अवेलेबल हो जाता है दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए। फॉर एग्जांपल ये ग्रासहोपर अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट होगा, प्लांट पे, ओके। और ये फ्रॉग जो सेकेंडरी कंज्यूमर है या इस तरह की और भी जो ऑर्गेनिज्म है ये अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ग्रासहोपर पे। और ये जो स्नेक होता है ये अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट होगा, फ्रॉग पे। इस तरह हम देख रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनका भी एक आपस में इंटरेक्शन है, इनका भी आपस में एक रिलेशन है, ये भी आपस में इंटर रिलेटेड है, ओके। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन बन रहा है या जो रिलेशन बन रहा है वो दो तरह से बन रहा है। एक तो इनका आपस में रिलेशन, एक तो इनका आपस में रिलेशन, और इनका इस एबायोटिक से रिलेशन, ओके। एबायोटिक से रिलेशन क्यों, क्योंकि ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, एटमॉस्फेयर से CO2 ऑब्जर्व करता है, तो ये बदले में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। ये ग्रासहोपर या फ्रॉग या स्नेक ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और इन टर्न ये CO2 को रिलीज करते हैं। ये भी क्या करेंगे, CO2 रिलीज करेंगे, ये भी क्या करेंगे, CO2 रिलीज करेंगे, और ये ऑक्सीजन लेते हैं, ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, ओके। तो इनका भी क्या हो रहा है, एबायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्शन हो रहा है। ये बैक्टीरिया और फंजाई ये कैसे इंटर रिलेटेड रहते हैं, इनका इंटरेक्शन कैसे बनता है बाकी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। जब ये प्लांट या ये कोई भी एनिमल जो भी लाइफ है प्रेजेंट है, जब वो डेड होता है तो उनके डेड पार्ट को ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ये क्या करते हैं, डेड पार्ट को, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते गलाते हैं, और ये डिकम्पोज करके फिर से सॉइल में कन्वर्ट करके ये अवेलेबल कर देते हैं बाकी अदर प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह हम देख रहे हैं ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटरेक्शन है, आपस में रिलेशन है, और इनका इस नॉन लिविंग जो इन्वायरमेंट है या जो कंपोनेंट है उससे इंटरेक्शन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो इंटरेक्शन है ये दो तरह से इंटरेक्शन बन रहा है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटरेक्शन, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटरेक्शन, बैक्टीरिया भी है जो इनके डेड और डिकेइंग पार्ट को डिकम्पोज कर रहा है, फिर से मिट्टी में कन्वर्ट कर रहा है, सॉइल में कन्वर्ट कर रहा है, ये बैक्टीरिया फंजाई, ओके। तो ये सभी क्या करते हैं, आपस में रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, इनका आपस में एक इंटरेक्शन है, ओके। एक तो ये इंटरेक्शन प्लस और इनका इस नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन, इनका नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन, इनका नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन, इन सब का ये भी क्या करते हैं, ये भी रिस्पिरेशन करते हैं, इनका भी नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन, ओके। तो दो तरह से इंटरेक्शन बन रहा है, इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द इंटरेक्शन ऑफ दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ एबायोटिक कंपोनेंट या एबायोटिक एनवायरमेंट, ओके। तो वह सिस्टम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के आपस में इंटरेक्शन से और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है उनके इंटरेक्शन से बनता है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे नेचर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, प्राइमरी कंज्यूमर, चाहे सेकेंडरी, टर्सरी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, इनका क्या है, एक आपस में इंटर रिलेशन है, आपस में इंटरेक्शन है, ओके। तो इनके आपस में इंटरेक्शन और इनका इस नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन से जो सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। क्लियर, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान सुन लीजिए, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में रिलेशन और इनका इस नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से जो रिलेशन होता है उस रिलेशन से एक सिस्टम का फॉर्मेशन होता है जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब बात करते हैं इस इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो सिस्टम बना है तो कुछ न कुछ ये काम करते होंगे, ओके। इसमें कोई न कोई काम होता होगा जिसमें सभी जुड़े हुए हैं, एक कोऑर्डिनेशन बना के जो काम कर रहे हैं। तो वो काम क्या हो रहा है, देखिए, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा था तो फोटोसिंथेसिस में ये प्लांट सोलर एनर्जी को या रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था,
अवशोषित कर रहा था। ओके, ये जो एनर्जी सन से आ रही है उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा था। और हम जानते हैं कि जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो कौन होता है? सन होता है। सन ही एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है, सोर्स है। पूरी एनर्जी सन से ही आती है। तो सन से जो एनर्जी आ रही है, रेडिएंट एनर्जी, सोलर एनर्जी, उसको प्लांट कैप्चर कर रहा है। उसको प्लांट कैप्चर कर रहा है। कैप्चर कर क्या कर रहा है? फूड का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये फूड इसके डिफरेंट पार्ट में स्टोर हो गई। ओके, और यही फूड एनर्जी के फॉर्म में क्या होती है? आगे ट्रांसफर होती है। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास ये ट्रांसफर होती है। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो हमारे इकोसिस्टम में क्या हो रहा है कि जो सन से एनर्जी, जो रेडिएंट एनर्जी है, वो प्लांट उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। और वही एनर्जी का ट्रांसफर फिर आगे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस इकोसिस्टम का, हमारे नेचर का, वो क्या है? एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है हमारे इकोसिस्टम में। एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है हमारे इकोसिस्टम में। कौन कर रहा है? अकेले ये प्लांट नहीं कर रहा है, ये इसमें कई सारे कंपोनेंट मिले हैं, कई सारे ऑर्गेनिज्म मिले हैं, तब जाकर के एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। सबके कोऑर्डिनेशन से ट्रांसफर हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ग्रासोपर को रिमूव कर दे, ग्रासोपर इस पृथ्वी पे ना रहे, तो ये प्लांट से जो सोलर एनर्जी से जो रेडिएंट एनर्जी प्लांट कैप्चर कर रहा है, क्या ये प्लांट से एनर्जी डायरेक्ट मांसाहारी जीवों में आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसीलिए हर एक कंपोनेंट हमारे जो इन्वायरमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में, जो नेचर में, हर एक कंपोनेंट का इक्वल इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए यहाँ पे CO2 ही न रहे, पूरे एटमॉस्फेयर से CO2 को ही हम गायब कर दें, हटा दें, या हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 न रहे, तभी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से कैप्चर होगी या आगे ट्रांसफ़र कैसे होगा? ओके, मान लीजिए हम टेम्परेचर ही माइनस में कर देते हैं। हमारा जो पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। ओके, क्यों है आगे बताएंगे। 15 डिग्री सेल्सियस है। अगर ये टेम्परेचर माइनस में कर दें तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, कोई प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। बहुत ही कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो माइनस टेम्परेचर पे सरवाइव कर रहे हैं। ओके, तो टेम्परेचर का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना CO2 का है, जितना इस ग्रासोपर का है, जितना फ्रॉग का है। मतलब हर एक कंपोनेंट, यहाँ तक ये जो मिनरल्स हैं, अगर ये मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन ना हो सॉइल से, सॉइल में मिनरल ख़त्म हो जाए, ना हो, तो ये प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये एनर्जी को कैप्चर ही नहीं कर पाएगा, फिर ये आगे एनर्जी का ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब कि इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं, ओके, जो नेचुरल चीज़ें हैं उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे इस इन्वायरमेंट को, हमारे इस नेचर को, इकोसिस्टम को चलाने के लिए, ताकि एनर्जी का ट्रांसफ़र अच्छे से हो पाए, सबके पास फूड जो है कि ट्रांसफ़र हो पाए। क्लियर? तो इस तरह हमने देखा कि हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। एक और फंक्शन है हमारे इकोसिस्टम का, उसको भी समझते हैं। ओके, एटमॉस्फेयर से प्लांट CO2 एब्जॉर्ब कर रहा था और इस CO2 से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा था। ओके, यही कार्बन CO2 के फॉर्म में जो कार्बन प्लांट एब्जॉर्ब किया था, इसी कार्बन से प्लांट ने ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया। यही ग्लूकोज प्लांट के डिफरेंट पार्ट में स्टोर होता है, फिर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर हेमीसेलुलोज, फिर सेलुलोज, फिर लिग्निन, जिसे आप लकड़ी कहते हैं, वुड, उसमें कन्वर्ट हो जाता है यही ग्लूकोज। कहाँ से? इस कार्बन से। ओके, यही कार्बन सोर्स, जो CO2 से कार्बन सोर्स लिया प्लांट, उसी से वो ग्लूकोज, फिर दूसरा कंपाउंड ग्लैक्टोज, फिर उसका फर्दर पॉलीमराइजेशन होता है, वो और कॉम्प्लेक्स होता जाता है, उसमें कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ते जाते हैं, तो वो फिर हेमीसेलुलोज, फिर सेलुलोज, फिर लिग्निन, जिसे लकड़ी का कहते हैं, उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। ओके,
और जब प्लांट डेड होता है या उसकी लीफ कोई फॉल होती है या प्लांट की लाइफ ख़त्म हो जाती है, ओके, या जब इसको हम जलाते हैं तो इस प्लांट की डिफरेंट पार्ट में जो कार्बन स्टोर्ड रहता है वो कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वो कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन था, वो कार्बन एब्जॉर्ब किया गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, फिर दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में स्टोर हो गया, फिर प्लांट जब डिकम्पोज हुआ, ओके, तो वो फिर से CO2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला गया, फिर से CO2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला गया। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है, जो कार्बन है, वो कार्बन का क्या हो रहा है, साइकिलिंग हो रहा है। कार्बन जहाँ था वहाँ पे वापस चला गया, कार्बन जहाँ था वहाँ पे वापस चला गया। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन साइकिल भी आगे आप पढ़ेंगे, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल। नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, ये हम बता चुके हैं, ओके। ये जब एब्जॉर्ब करते हैं तो इनका यूज जो प्लांट होते हैं वो एंजाइम बनाने में करते हैं, प्रोटीन बनाने में करते हैं, न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA बनाने में करते हैं, ओके। ये प्लांट के सेल्स में स्टोर हो जाता है नाइट्रोजन, ओके, प्रोटीन के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में। जब ये प्लांट डेड होता है, डिकम्पोज होता है, तो यही नाइट्रोजन जो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में होता है, जब डिकम्पोजिशन होता है तो ये गैस के फॉर्म में फिर से वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड के फॉर्म में या नाइट्रोजन के फॉर्म में या अमोनिया के फॉर्म में, इन सब कंपाउंड के फॉर्म में नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ओके। फिर बाद में क्या होता है, यही नाइट्रोजन फिर से बैक्टीरिया के द्वारा फिक्स किया जाता है, ये सॉइल पे आता है, सॉइल से फिर ये प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर ये साइकिल इस तरह ये चलती रहती है। कहने का मतलब बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, बहुत ब्रीफ में बता रहे हैं कि जो दूसरा फंक्शन है हमारे इकोसिस्टम का वो क्या है, न्यूट्रिएंट। ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट है। तो न्यूट्रिएंट का साइकिलिंग हो रहा है, न्यूट्रिएंट का साइकिलिंग हो रहा है। बहुत ही ब्रीफ में बता रहे हैं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं इकोसिस्टम के फंक्शन बताने की बात कर रहा हूँ, ओके। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, जो दूसरा काम है इकोसिस्टम का वो क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। पहला क्या है, एनर्जी का ट्रांसफ़र, और दूसरा क्या है, न्यूट्रिएंट का साइकिलिंग। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे इकोसिस्टम के। तो ये रहा इकोसिस्टम, जिसमें हमने इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझा, जिसमें हमने देखा कि हमारे नेचर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग जो कंपोनेंट है, इन सब का आपस में एक इंटरेक्शन है, इनके इंटरेक्शन से एक सिस्टम का फॉर्मेशन होता है जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि इस इकोसिस्टम में जो मेन जो काम हो रहा है वो दो तरह के फंक्शन हो रहे हैं, दो कार्य हो रहे हैं। कौन कौन, एक एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है और दूसरा न्यूट्रिएंट का साइकिलिंग हो रहा है। जो चीज़ जहाँ से आ रही है उसको वापस वहीं पे फिर से भेजा जा रहा है, ओके। तो ये दो काम, महत्वपूर्ण काम, इम्पॉर्टेंट काम, ये हमारे इकोसिस्टम में हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र और न्यूट्रिएंट का साइकिलिंग। सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।